नमस्कार साथियों, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अनुपम प्रसून। नेपाल में जो कुछ हो रहा है आप तो वो तस्वीर देख ही चुके होंगे, लेकिन बड़ी बातें आपको बता देते हैं। नेपाल में ना प्रधानमंत्री बचे, ना उनके मंत्री बचे। हालत ये हो गई कि नेपाल के जो वित्त मंत्री थे उनको आज नेपाल की आवाम ने इतना दौड़ाया, आधे कपड़ों में दौड़ाया, नदी के बीचों बीच फेंक डाला। वो आधे कपड़ों में भागते रहे, जान बख्श देने की भीख मांगते रहे। इतना आक्रोश था लोगों में। यहां तक कि नेपाल की जो सबसे बड़ी पार्टी है नेपाली कांग्रेस, उसके मुखिया शेर बहादुर देउबा को भी नहीं बख्शा गया। शेर बहादुर देउबा के घर को आग के हवाले कर दिया गया, उनकी पत्नी को भी पीटा गया, उनके परिवार वालों को भी पीटा गया, शेर बहादुर देउबा को भी पीटा गया। केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भागने वाले थे, लेकिन किसी तरह उन्हें सेफ हाउस में रखा गया। कहाँ रखा गया है अभी तक किसी को कोई पता नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि वो सेफ हैं। लेकिन किसी भी वक्त वो देश छोड़कर भाग सकते हैं इलाज के नाम पर। हेलीकॉप्टर तैयार कर दिया गया है। नेपाल के 7 मंत्रियों ने पहले इस्तीफा दिया। देखते ही देखते कैबिनेट के 21 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया। आपातकाल लागू करना पड़ा। और जो जेंजी वहां सड़कों पर उतरे थे उनकी भीड़ देखते ही देखते आक्रोशित हो गई। संसद भवन को आग के हवाले कर दिया गया। प्रधानमंत्री घर में, प्रधानमंत्री के निजी आवास में घुसकर तोड़फोड़ की गई, बिल्कुल उसी तरह जैसे बांग्लादेश में शेख हसीना के दौर में हुआ था। यहां तक कि नेपाल के जितने बड़े विभूति थे, जितने बड़े लोग थे, जिनकी तस्वीरें, जिनकी प्रतिमाएं लगाई गई थी चौक चौराहों पर, उन सब को तोड़ा गया, उनको नष्ट करने की कोशिश हुई। जिस तरह से शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा को नष्ट किया गया था बांग्लादेश में, पैटर्न, ट्रेंड सब कुछ एक तरह का था। और जेंजी इतने बेकाबू थे कि वो पुलिस के समझाने के बाद भी नहीं माने। पूरी सरकार ने इस्तीफा दे दिया। केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री थे नेपाल के, उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया। राष्ट्रपति को आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। राष्ट्रपति के खिलाफ भी गुस्सा फूट पड़ा। राष्ट्रपति भवन के बाहर जो प्रदर्शनकारी थे उनकी भीड़ इकट्ठा हो गई। तो लोगों ने नेपाल में 2008 में जिस हिसाब से विरोध प्रदर्शन हुआ था, उसके बाद इतना उग्र बहुत सालों बाद देखा है। नेपाल में ये जो जेंजी सड़क पर उतरे, जानते हैं उसके पीछे सिर्फ एक किरदार था, जिसकी एक आवाज़ पर ये जो जितने लोग थे, जितने युवा थे, जिनको जेंजी कहा जा रहा है, वो इकट्ठा हो गए थे, जिसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। उनका नाम है सुदन गुरुङ। सुदन गुरुङ की कहानी जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि नेपाल में इनको पहचानने के लिए 2 तरीकों से इनकी पहचान है। पहला, इनका एक पॉजिटिव साइड है। 36 साल के हैं और 36 साल में ही इतनी नाम और शोहरत इन्होंने कमा ली है कि नेपाल के यूथ के बीच एक आइकॉन बन गए हैं, एक आइडल बन गए हैं। और दूसरी तरफ इनकी छवि ऐसी बन गई है जिनको कहा जा रहा है कि नेपाल में मतलब जो डीप स्टेट है वो इनका इस्तेमाल कर रहा है। अब इसमें कौन सा पक्ष इनके हित में है, कौन सा पक्ष सही है, ये तो आने वाले वक्त में पता तो चल ही जाएगा, कभी ना कभी तो पता चल ही जाएगा। लेकिन फिलहाल इतना जान लीजिए कि बहुत शांत रहने वाला नेपाल बिल्कुल अशांत हो चुका है। अब ज़रा सुदन गुरुङ के बारे में बता देते हैं, जिन्होंने पूरी नेपाल की सरकार सत्ता हिला दी है। सुदन गुरुङ इकलौते ऐसे लीडर थे जिनको वहाँ के स्टूडेंट ने, जिनको वहाँ के जेंजी ने, यूथ ने अपना आइकॉन मानते हुए, अपना लीडर मानते हुए आगे बढ़ाया। हालांकि अभी नाम आ रहा है कि अगर प्रधानमंत्री किसी को बनना चाहिए तो जो काठमांडू के मेयर हैं उनका नाम आ रहा है। लेकिन सुदन गुरुङ के बारे में हम क्यों बता रहे हैं? क्योंकि यही वो चेहरा है जिसकी वजह से इतने सारे लड़के सड़क पर उतरे। और सबसे ज़्यादा जब सोशल मीडिया बैन की खबर आई उसके बाद, अब देखिए सोशल मीडिया बैन भी नेपाल में 2 तरीके से लगाया गया। सोशल मीडिया की लिस्ट ऐसी थी जो चीन से जुड़ी हुई थी और उन सोशल मीडिया ऐप्स पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा। लेकिन जो यूएस से जुड़ी हुई सोशल मीडिया साइट्स थी, जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म थे, उन पर जब प्रतिबंध लगाया गया तब यह गुस्सा भड़क गया। बैन सोशल मीडिया पर अगर लगता तो दोनों पक्षों के लिए अगर समान रूप से विचार करती नेपाल की तत्कालीन नेपाल की सरकार, यानी केपी शर्मा ओली की सरकार, तो शायद ठीक होता। इससे केपी शर्मा ओली की छवि खराब हुई। उनको माना गया कि वो चीन की तरफ ज़्यादा झुकने लगे हैं। और सुदन गुरुङ उन लोगों में से थे जिन्होंने तब भी विरोध किया
जब नेपाल चीन की तरफ ज़्यादा जा रहा था, झुक रहा था। अब मैं सुदन गुरुङ के बारे में थोड़ा आपको डिटेल में बता देता हूँ, जिसने 36 वर्ष के इस युवा की वजह से जो इतनी बड़ी क्रांति आई। सुदन गुरुङ 36 वर्ष के हैं, नेपाल के युवाओं के बीच एक लोकप्रिय नेता हैं। वो नेपाल के एक युवा संगठन नेपाल के ही प्रमुख हैं, जिसने हाल ही में सोशल मीडिया पर लगे बैन के खिलाफ बड़े पैमाने पर प्रदर्शन भड़काए और इन्हीं प्रदर्शनों में प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की सरकार को धराशायी कर दिया। बेसिकली इनका जो काम था वो पारदर्शिता, जवाबदेही और भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों में खुलकर हिस्सा लेना था। मतलब जितने भी केपी शर्मा ओली के खिलाफ, हमने कल भ्रष्टाचार की पूरी फहरिस्त आपको बताई थी। केपी शर्मा ओली की सरकार और नेपाली कांग्रेस के जो प्रमुख थे शेर बहादुर देउबा, दोनों भ्रष्टाचार के आकंठ में डूबे हुए थे, दोनों सिर तक डूबे हुए थे भ्रष्टाचार में। तो उन दोनों के खिलाफ फाइलें निकाली, फाइलें लोगों के बीच पहुंचाई, लोगों को समझाया कि आप जिस सरकार पर भरोसा करें या जिसकी बात सुन रहे हैं वो एक करप्ट सरकार है। तो लोगों ने बात सुन ली, खासतौर पर युवाओं ने। आक्रोश पहले से बढ़ रहा था। 4 दिन पहले भी नेपाल में एक बैठक हुई थी और उस 4 दिन पहले हुई बैठक में जानते हैं क्या हुआ था? केपी शर्मा ओली ने अपने लिए सबसे बड़ा नुकसानदायक कदम उठाया। हुआ ये कि विधान में बदलाव किया गया। उससे पहले, उस मीटिंग से पहले नियम ये होता था कि जो भी नेता 70 साल का हो जाएगा वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। प्रधानमंत्री क्या, वो किसी पॉलिटिकल पार्टी का हेड भी नहीं बन सकता। लेकिन उसको बदल दिया गया। केपी शर्मा ओली ने, कहा जाता है कि सिर्फ अपने हित में उसमें बदलाव किया। वो डिक्टेट करना चाहते थे नेपाल को, इसलिए जो आक्रोश है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था और आखिरकार आपने देखा ही कि तख्ता पलट हो गया। हालांकि कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि इसमें डीप स्टेट का बड़ा रोल है, क्योंकि पैटर्न और जिस तरह से सरकार को टारगेट किया गया, मंत्रियों को दौड़ाया गया, वो सब पैटर्न ठीक उसी तरह से जैसे बांग्लादेश में हुआ। ये भारत तक मैसेज देने की कोशिश थी, लेकिन वो मैसेज भारत पहले ही जान चुका था, पहचान चुका था, इसलिए भारत ने अपनी तरफ से पूरी तैयारी कर दी। वैसे केपी शर्मा की जो छवि थी, जो करीब करीब ये समझ लीजिए कि 8 सालों से वो प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए थे, लेकिन इन 8 सालों में उनका कोई भी कदम भारत के हित में नहीं रहा। 2017-18 से वो करीब प्रधानमंत्री हैं। हमेशा वो उन्हीं मुद्दों को छेड़ते थे जिससे उनकी छवि नेपाल में राष्ट्रवादी नेता की बने और उनको ऐसा समझा जाए कि यही आदमी भारत को जवाब दे सकता है। ऐसी छवि उन्होंने बनाने की कोशिश की। तो सुदन गुरुङ ने उसका भी विरोध किया था। उस समय भी वो खिलाफ थे। कहा जाता है कि नेपाल में भ्रष्टाचार के आरोपों से बचने के लिए बहुत सारे हथकंडे अपनाए गए। जब खुलकर वहाँ के जेनजी, वहाँ के लोग लिखने लगे थे सोशल मीडिया पर सरकार के खिलाफ, सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ, तब उससे केपी शर्मा ओली परेशान हो गए थे। और कहा जाता है कि उनको उस वक्त, मतलब नेपाल कांग्रेस के जो प्रमुख थे शेर बहादुर देउबा, जिनको आज पीटा गया है, शेर बहादुर देउबा ने आगाह किया था कि आप ऐसा मत करिए। लेकिन चूंकि अपनी सरकार के खिलाफ वो कुछ देख नहीं सकते थे, सुन नहीं सकते थे, और उस आक्रोश को उन्होंने दबाने के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया। इसका सबसे ज्यादा यही वो ट्रिगर पॉइंट था जिसने जेनजी को और ज्यादा भड़का दिया। अब बात तो ये थी कि सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ ये आंदोलन हो रहा था। सोशल मीडिया पर बैन तो कल ही हट गया, फिर आज आंदोलन किस बात के लिए हुआ? पूरी की पूरी सरकार को इस्तीफा क्यों देना पड़ा? इसके पीछे भी बहुत बड़ी जानकारी आ रही है। कहा यह जा रहा है कि इसकी कोशिश पहले से हो रही थी नेपाल में कि सरकार को बदल दीजिए। जो सरकारें चलती आ रही थी या जिन पार्टियों की सरकारें चलती आ रही थी, जैसे कि नेपाली कांग्रेस, जैसे कि CUML, जैसे कि पुष्पकमल दहल प्रचंड की पार्टी है, इन पार्टियों में होता ये था, और ख़ासतौर पर जो टॉप की 2 पार्टियां हैं, नेपाली कांग्रेस और CUML, इन 2 पार्टियों में एक ट्रेंड चल रहा था, भाई भतीजावाद, परिवारवाद, नेपो किड्स को बढ़ाया जा रहा था। अगर सरकार के करीबी कोई अधिकारी है, उसके बच्चों को जगह मिल रही थी। जो योग्य लोग हैं नेपाल में, उनको किनारे किया जाता। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि बिल्कुल बांग्लादेश के पैटर्न पर काम हो रहा था। इसका मतलब ये था कि नेपाल में जो योग्य थे उनको मौका न देते हुए
मौका उनको दिया जा रहा था जो योग्य नहीं थे। न्यायपालिका में भी ऐसे लोग भर दिए गए थे। सोचकर देखिए, न्यायपालिका में भी ऐसे लोग भर दिए गए थे जो नेपो किड्स कहे जा रहे थे, जो परिवारवादी कहे जा रहे थे। उसके बाद ही नेपाल की आवाम को इतना ज़्यादा भड़कना पड़ा। तो कुल मिलाकर ये एक बदलाव का आंदोलन था, लेकिन इस आंदोलन में सरकार ही एक ऐसी वजह बन गई जिसने कई सारे टूल दे दिए आंदोलनकारियों को, और उसकी वजह से उसी सरकार को सामूहिक रूप से इस्तीफा देकर जाना पड़ रहा, और इतना बेइज्जत होकर जाना पड़ा, ये केपी शर्मा ओली भी सोच नहीं सकते थे। अभी तो एक हफ्ते पहले वो क्या चीन जाकर गजब बोलकर आए थे लिपुलेख पर उन्होंने जो जिस हिसाब से नक्शा पास किया, जो विवादित नक्शा था, भारत की एक नहीं सुनना, आज वो पछता रहे होंगे। मतलब सोच कर देखिए कि जब भागने की नौबत आई तब वो भारत को ये भी नहीं कह सकते थे कि हमें बचा लीजिए, ऐसी हालत हो गई उनकी। ये भी नहीं कह सकते थे, ना तो उनको पाकिस्तान बचाने आया, ना भारत से मदद मांग सकते थे। जिसके लिए वो कर रहे थे वो चीन भी नहीं आया। तो कुल मिलाकर आप ये देखिए कि युवाओं से टकराने पर सरकारें कैसे गिरती हैं, सरकारें कैसे अपना स्वरूप खो देती हैं, ये नेपाल बता रहा है। और सिर्फ ये 36 साल का चेहरा जो आप देख रहे हैं सामने, सुदन गुरुङ, इनकी वजह से ये सारा कुछ हुआ है। इन्होंने ही उन युवाओं को, जेनजी को इकट्ठा किया और उनको बताया कि हम उतरेंगे सड़क पर, तो क्यों उतरेंगे। सोशल मीडिया पर बैन के खिलाफ प्रदर्शन तो बस बहाना भर निकला। आप क्या सोचते हैं, आप क्या कहना चाहते हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।